सो हेलो बालकों। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 ऑफ ऑसिलेशन से। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं नाउ देन, उसके बाद में पेंडुलम आ जाएगा और ये चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे वाइंड अप हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा ना। अब अगर हम बात करें कि हमारा जो ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग का जो 81 क्वेश्चन है वो हमें क्या कह रहा है कि ऑन लोडिंग अ स्प्रिंग विथ बॉब इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन अ वर्टिकल प्लेन इज टी। अगर मान लो किसी एक स्प्रिंग के साथ में किसी एक बॉब को अटैच करते हैं, तब उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, टी होता है। इफ दिस स्प्रिंग पेंडुलम इज टाइड टू वन एंड ऑफ द फ्रिक्शनलेस टेबल मेड इट oscillate with an inclined plane, its time period of oscillation will be। मानते हैं कि किसी न किसी इंक्लाइन प्लेन पे जो कि स्मूथ है, उस पे अपन ने ये स्प्रिंग को क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है उसी बॉब के साथ में। तो अब इस साइड में क्या लगने लग जाएगा, जी साइन थीटा लगने लग जाएगा एक्चुअली में। अब मान लो किसी थीटा एंगल से किया है तुमने, हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल से इंक्लाइन करा है, तो टी जो होता है वो हमारा होता है 2 पाई रूट एल बाय जी। तो ध्यान रखना कि ये तो सिंपल पेंडुलम के अंदर आ जाएगा या फिर ठीक है, एक्चुअली मैं डिराइव करके बता देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे जब भी फोर्स लगता है नीचे, तो वो एम जी के बराबर आएगा क्योंकि बॉडी के ऊपर मास लगेगा, और ऊपर जो स्प्रिंग के अंदर फोर्स आएगा वो माइनस ऑफ के एक्स आएगा। क्या आएगा, माइनस ऑफ के एक्स। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा के एक्स इज इक्वल टू एम जी। तो के बाय एम इज इक्वल टू जी बाय एक्स, या फिर इसको कह सकते हैं कि एम बाय के जो होगा वो हमारा एक्स बाय जी हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है रूट 2 एम बाय टी को 2/√m/k। ठीक है, m/k ही होता है, और उसको अगर मैं ओपन करूँ तो 2 पाई√x/g। तो तुम बोलोगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एज सच कोई वैल्यू p g पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं रहती है। ध्यान रखना कि टाइम पीरियड का g पे डिपेंडेंसी नहीं रहती है। तो g साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो या g की वैल्यू कुछ हो, g पे डिपेंडेंसी नहीं रहती। ऑसिलेशन जो है वो सिर्फ t का t ही रहेगा, g पे डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। इन अ वाइंडिंग स्प्रिंग वॉच, ठीक है, वाइंडिंग स्प्रिंग वॉच है, द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। एनर्जी किसी स्टोर्ड होती है स्प्रिंग के अंदर, एक्चुअली में क्या होती है, जब अपन उसको खींचते हैं तो वो फिर से उसी तरफ जाना चाहती है, मतलब कि कंजर्वेटिव है। अगर कंजर्वेटिव है तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो लास्ट स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। तो स्प्रिंग के जो अंदर एनर्जी स्टोर्ड होती है वो किस फॉर्म में होती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। अब इन सैटेलाइट द ऑब्जेक्ट यूज़, और सैटेलाइट में कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, क्या स्प्रिंग वॉच यूज़ करेंगे या पेंडुलम वॉच यूज़ करेंगे, या दोनों ही यूज़ कर सकते हैं या एक भी यूज़ नहीं कर सकते। एक्चुअली आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे जी की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, हमारी ज़ीरो हो जाती है। मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट पे कितना होता है, ज़ीरो होता है। अगर जी ज़ीरो है तो हमारा टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट x/g जो होगा, अगर ये जीरो पुट कर देता हूँ तो ये एक्चुअली क्या हो जाता है, इन्फाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, इन्फाइनाइट। तो यहाँ पे टाइम पीरियड मतलब कि बता ही नहीं पाएगा क्योंकि वहीं रह जाएगा वो तो इसीलिए स्प्रिंग वॉच वाला जो होगा हम प्रेफर करना यूज़ करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट पर। क्यों, क्योंकि स्प्रिंग वॉच जो होगा वो एक्चुअली किस पर डिपेंडेंसी नहीं रहेगा। स्प्रिंग वॉच जो होती है वो एक्चुअली हम क्या करते हैं, पुराने ज़माने में जो क्लॉक आती थी ना, जिसको चाबी घुमा करके वो चलती रहती थी, कि थोड़ी सी चाबी घुमा दी तो वो चल जाती थी। तो उस बेसिस पे क्या है, सिंक्रोनाइजेशन के बेस पे स्प्रिंग वॉच सिस्टम जो है वो अपने स्प्रिंग से डेवलप करा हुआ है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम जो है वो सही से बता देती है। नाउ 84th क्वेश्चन की अगर बात करें तो मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट k एंड इट्स ऑसिलेट विद अ फ्रिक्वेंसी न्यू। मतलब कि कोई मास है जिसको स्प्रिंग पे सस्पेंडेड किया है, और वहाँ पे इसका जो फ्रिक्वेंसी आया है वो क्या है, न्यू आया है, और स्प्रिंग का k कांस्टेंट है, ये मास है। नाउ द स्प्रिंग इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। मतलब इस स्प्रिंग को हमने 3 इक्वल पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया है, कट कर दिया। मतलब कि L/3 L/3 L/3। अगर इनिशियल में क्या ले लूँ, L ले लेता हूँ तो नाउ न्यू फ्रिक्वेंसी विल बी, जो नई फ्रिक्वेंसी आएगी वो कितनी होगी। एक्चुअल में ये चीज़ ध्यान रखना कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी नेचुरल लेंथ के। क्या, स्प्रिंग कांस्टेंट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसकी नेचुरल लेंथ के। मतलब कि अगर उसकी नेचुरल लेंथ को तुम कम कर दोगे तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है।
जैसे कि यहाँ पे L/3 कर दिया, L/3 L/3 कर दिया, मतलब कि पहले तो कांस्टेंट K था, निकाल लेते हैं। तो नॉर्मली हम हमारा फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि T इक्वल्स टू 2π√m/k, ये K कांस्टेंट के लिए है। सो हम यहाँ पे टाइम पीरियड को भी 1/f लिख सकते हैं। तो हमारी फ्रिक्वेंसी जो आई वो क्या आई, √k आई, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखना अपन ने दूसरी चीज़ें नहीं रखी क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, 2π सेम का सेम कट जाएगा, मास इसमें कोई चेंज आउट नहीं हुआ है। सो फ्रिक्वेंसी इज, मास में कोई चेंज आउट नहीं है, सिर्फ के कांस्टेंट चेंज होगा हमारा। तो फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू √k। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो f जो है वो हमारा √k के बराबर, ये जो f है वही क्या है, न्यू है, ये ध्यान रखना है ना, f इक्वल्स टू न्यू। नाउ अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, मतलब कि स्प्रिंग को 3 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, मतलब कि लेंथ को कम कर दिया, तो k कांस्टेंट बढ़ जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 3k हो जाएगा, कि 3 टाइम्स अगर कम किया है तो 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो नई फ्रिक्वेंसी जो आएगी वो क्या आ जाएगी, √3k आ जाएगी। और √k की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, f लिख सकते हैं। तो नई वाली फ्रिक्वेंसी जो होगी वो √3, और k को हम क्या लिख सकते हैं, पुरानी वाली फ्रिक्वेंसी, या फिर इसको न्यू कह देते हैं। तो वो कितनी हो जाएगी, √3 न्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा सिंपली ना। सो द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ अ टू स्प्रिंग, मतलब कि दो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो हमें गिवन है कि k1 एंड k2 गिवन है। नाउ स्प्रिंग आर स्ट्रेच अप टू द लिमिट, एक उस स्प्रिंग को हमने एक लिमिट तक क्या किया है, खींचा है। व्हेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ बिकम इक्वल, कब तक, जब तक कि दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स F1 एंड F2 दैम विल बी, फोर्स अप्लाइड क्या रहा होगा भाई। अब अगर हम कहें कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी U1 थी और इसकी पोटेंशियल एनर्जी U2 थी, तो मतलब कि दोनों की इक्वल होगी, ये तो ओपन कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ kx² इज इक्वल टू हाफ ऑफ kx², k1 x1 k2 x2। सर x2 क्यों, इसीलिए कि एक्चुअली उनका के कांस्टेंट अलग अलग है, तो स्ट्रेच वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा ना। अब ये हमारे पास में आ चुका है, हमें क्या चाहिए, F1 और F2 का रेशियो चाहिए। तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स होता है, F इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए। तो x को मैं क्या लिख सकता हूँ, F/k लिख सकता हूँ। माइनस तो बस डायरेक्शन को शो कर रहा है कि फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। सो मैं एक्चुअली x को क्या लिख सकता हूँ, F/k। नाउ तो मैं ओपन करना चाहूँगा, तो हाफ k1 x को क्या लिख सकता हूँ मैं, F1 का स्क्वायर बाय k1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k2 x2 को ओपन करना है, तो F2 का स्क्वायर बाय k2 का स्क्वायर। सर ऐसा क्यों किया, इसीलिए किया क्योंकि अपन को रेशियो फोर्स के चाहिए थे, डिस्प्लेसमेंट के और इनके नहीं चाहिए थे। सो यहाँ पे हम हाफ से हाफ कैंसिल आउट कर देंगे, तो और ये k1 से एक बार k कट जाएगा, k2 से एक बार k कट जाएगा। नाउ F1 अपॉन में F2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, k1 अपॉन में k2 का रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा, रूट लग जाएगा। तो k1 रेशो k2 का रूट। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ना मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। तो 86 हमें क्या कह रहा है कि अ मास ऑफ 10 kg इज कनेक्टेड टू अ मासलेस स्प्रिंग देन द टाइम पीरियड ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन इज 20 सेकेंड। अगर मान लो किसी का टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√m/k, किसी का टाइम पीरियड जो है, मास अगर मैंने कितना लगाया 10g लगाया, कि कांस्टेंट कांस्टेंट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर चेंज आउट करा ही नहीं है, स्प्रिंग इन्होंने सेम रखी, तो मतलब के भी सेम हो गया। तो टी को मैं डायरेक्टली इज इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, √m के, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना है 27, और जब मेरा कितना हो 10 इंटू जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। नाउ द 10 ग्राम मास इज रिप्लेस्ड बाय 40 ग्राम, मतलब कि 10 ग्राम को हटा के कितना कर दिया 40 ग्राम। तो टाइम पीरियड सर x हो जाएगा, और इसको 40g कर दिया है, वो ग्राम नहीं है वो g वाला है, तो 40g इंटू में 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 20/x इज इक्वल टू में 100 का रूट 10 आ जाएगा, 400 का रूट 20 आ जाएगा। सो x इक्वल्स टू 20 इंटू में 20/10, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 40 सेकेंड्स जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ना। स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, किसी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो गिवन है, मतलब के की जो वैल्यू है वो 1200 गिवन है,
It's mounted on a smooth frictionless surface and attached to the block of mass 3 kg, 3 kg के मास के साथ में attached. The block is pulled 2 cm to the right and release the angular frequency, मतलब कि ओमेगा के बारे में बात कर रहा है. ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू रूट के नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू रूट एम बाई के, ऐसा कुछ होता है. चलो छोड़ो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है. तुम्हें पता है टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट एम बाय के होता है हमारे पास फॉर्मूला. अब टी अपॉन में 2 पाई लिखूंगा इज इक्वल टू रूट एम बाय के हो जाएगा. तो ओमेगा बाय टी, इसको ओमेगा लिख सकता हूँ, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम होता है. एक्चुअली ये होता है ना. सो हमें क्या पूछा, हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी पूछी. तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी जस्ट कितनी डिस्प्लेसमेंट किया है या नहीं किया है उस पर डिपेंडेंसी है ही नहीं, उसकी के कांस्टेंट और मास के ऊपर डिपेंडेंसी है. सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है 1200, मास कितना है 3 kg, तो 3 kg का मास है. हाँ तो मास रखना है, फोर्स थोड़ी ना रखना है ना. तो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 00 आ जाएंगे. स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20. सो 20 रेडियन पर सेकेंड. तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा हमारा. नाउ क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग एंड इट executed SHM with a frequency n. If the mass is increased to 4 times, the new frequency will be. मास को हमने इंक्रीज कर दिया है कितने से 4 टाइम्स से, और फ्रिक्वेंसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं. तो t इक्वल्स टू 2 पाई रूट m/k. सो फ्रिक्वेंसी 1/f इज इक्वल टू 2 पाई रूट m/k. तो फ्रिक्वेंसी और जो हमारा मास है वो क्या चल रहा है, इन्वर्सली चल रहा है रूट के. सो हम नॉर्मली कह सकते हैं कि हमारा जब एंड फ्रिक्वेंसी था तो 1/f1, मतलब कि छोड़ो कि एफ जो होगा वो क्या हो जाएगा 1/√n हो जाएगा. रूट एन क्यों कर रहा हूँ मैं, मास करना है ना, तो m. और ये फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कितनी n है, सॉरी फ्रिक्वेंसी को क्या लिखा हुआ है इन्होंने n लिखा हुआ है, तो मैं भी n ही लिख लेता हूँ. और ये 1/√m हो जाएगा, कि ये अपना रिलेशन होता है ऐसा प्रोपोर्शनलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से. तो हम नॉर्मली कह सकते हैं नई वाली फ्रिक्वेंसी जो आई होगी या फिर पुरानी वाली और नई वाली को कंपेयर करें तो भी हम फाइंड कर सकते हैं. पुरानी फ्रिक्वेंसी n है और उसका जो मास है वो कितना है m, रूट m. नई फ्रिक्वेंसी n डैश होगी जिसका मास उल्टा 4 टाइम्स ऑफ, तो 4m हो जाएगा ना. अब यहाँ से कैंसिल आउट करें तो रूट m से रूट m कट जाएगा, रूट 4 का बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा n डैश इज इक्वल टू n पुरानी वाली फ्रिक्वेंसी. तो n नई वाली फ्रिक्वेंसी n/2 हो जाएगी, मतलब कि पुरानी वाली की आधी हो जाएगी. तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा. नाउ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 89. द स्प्रिंग इज मेड ऑफ ऑसिलेटिंग आफ्टर सस्पेंडिंग अ मास m kg फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड. द टाइम पीरियड ऑब्टेन इज 2 seconds. On increasing the mass of by 1 kg, the period of oscillation is increased by 1 second. The initial mass m will be. ठीक है, पहले मतलब इसका मास जो था वो m था और इसका टाइम पीरियड जो था वो 2 सेकेंड था. अब उसके मास कर हमने बढ़ा करके कितना कर दिया है 1 kg. तो t इक्वल्स टू 2 पाई रूट m/k होता है. मतलब कि हमारा k कांस्टेंट और स्प्रिंग सब सेम दे रखा हो तो हम टाइम पीरियड को मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रूट टाइम कह सकते हैं. ठीक है, सो 2 सेकेंड जब था तब हमारा मास कितना था, रूट m था. ऑन इंक्रीजिंग द मास बाय 1 kg, तो मास को अब कितना इंक्रीज कर दिया है m+1. तो टाइम पीरियड इज इंक्रीज बाय 1 सेकेंड, तो टाइम पीरियड 2 से कितना हो जाएगा 3. इनिशियल मास m की वैल्यू निकालनी है. सो इनका रूट अगर हटा देता हूँ तो इन पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा. इनका रूट हमने हटा दी, तो 4/9 इज इक्वल टू m/m+1. सो ये हो जाएगा 9m इज इक्वल टू 4m+1. सो 5m+4 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा. तो m इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा, जो कि 0.8 आ जाएगा. तो 0.8 kg. तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? फोर्थ. नॉर्मल है सारी चीज़ें, सॉल्व आउट करना है. नाउ 19th क्वेश्चन की अगर बात करें कि इट शोन इन द फिगर द टू स्प्रिंग ऑफ फोर्स k कांस्टेंट k1 एंड k2 ऑसिलेट्स ऑन अ ब्लॉक m एंड इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट विल बी. फोर्स कांस्टेंट k की बात कर रहा है तो k इक्विवेलेंट. याद रखना कि इनका जो सीरीज़ वाला होता है वो हमारा रेजिस्टेंस में कैसा होता है, पैरेलल, और इनका पैरेलल वाला हमारा सीरीज़ में रेजिस्टेंस वाला होता है. तो अगर रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगे हुए होते हैं तो हम R1 + R2 कर देते हैं.
तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और K2 है और इनको हम क्या करना चाहें, ऐड ऑन करना चाहें, तो ये पैरेलल की तरह बिहेव करेंगे, तो पैरेलल की तरह बिहेव करेंगे तो 1/K1 प्लस 1/K2 इज इक्वल टू 1/K इक्वलेंट। तो K इक्वलेंट 1 अपन को तो K इक्वलेंट की वैल्यू चाहिए, तो K इक्वलेंट क्या आ जाएगा, K1 K2/K1 प्लस K2। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th हो जाएगा। सिंपल। सो ये रहे हमारे ऑसिलेशंस के 10 क्वेश्चंस। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।